Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 1, A Period of Transition. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. So, dear students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with impact. Impact of what? किसके impact की बात करें तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या impact रहा एंटायर यूरोप पे एंटायर वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, बात किसकी इम्पैक्ट को पढ़ेंगे अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ठीक है बात, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा यूरोप पे भी और पूरे वर्ल्ड पर भी। तो पहला जो इम्पैक्ट था वो था राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है सोसाइटी में वो बढ़ता गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बोले तो पूंजीवाद। जो फ्यूडल सिस्टम था वो डिक्लाइन कर गया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आया वैसे वैसे जो फ्यूडल सिस्टम सामंतवाद था वो खत्म होता गया। एक नया सिस्टम आया जिसमें जो मीन्स प्रोडक्शन थे वो प्राइवेटली ओन्ड होते थे। मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट के रोल को प्रोडक्शन में मिनिमाइज कर देना, प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में एंट्री देना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटलिज्म। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग मार्केट में आएंगे, पैसे लगाएंगे, नए नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होगा कि वो वेलफेयर करती रहे लोगों का इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात, तो सरकार कब तक किस किस को नौकरियां देगी बेटा? इट्स बेटर है कि आप कैपिटलिस्टिक कंट्री बन जाओ जहां हर व्यक्ति आए अपने हिस्से का बिजनेस करे, अगर उसमें नॉलेज है, उसके पास कैपिटल है, तो दूसरे जो लोग होंगे वो उसके यहाँ जॉब करेंगे। ठीक है, तो कैपिटलिज्म बढ़ गया। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते थे और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ऑपरेट होते थे। अगर हम हमारे ऐसे सेक्टर्स की बात करें जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं सोचती, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है टू प्रोवाइड सर्विस। तो गवर्नमेंट जिन भी सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी, जिन भी फैक्ट्रीज को ओन करेगी, वहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकले ऐसा नहीं हो सकता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट पीपल दे ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट। तो फ्यूडल सिस्टम कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गया, ख़त्म होता गया। प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस आए जिनका एक ही मोटिव था, टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। इसी को क्या कहा गया, कैपिटलिज्म। अब न्यू सोशल क्लासेस की बात करेंगे हम, तो दो नए प्रकार की सोशल क्लासेस अब सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बात, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसका पहला इम्पैक्ट था राइज ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो आपको दो नई क्लासेस देखने को मिलेगी सोसाइटी में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक वो धीरू भाई अंबानी टाइप, एक हमारे टाइप की जो उनकी कंपनी में काम करते हैं, एक जो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है और एक हम जो उनसे थोड़ी छोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं। तो पहली क्लास थी फैक्ट्री ओनर्स की, ये फैक्ट्रीज को ओन करते थे, है ना, फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे और उस काम के बदले उन्हें वेजेस मजदूरी देते थे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता था। क्यों होता था प्रॉफिट? क्योंकि बेटा रिस्क भी तो यही लोग ले रहे हैं ना। ये लोग एक ह्यूज अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भैया इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, कई बार लॉसेस भी होते हैं, तो लॉस प्रॉफिट दोनों को बियर करने वाला होता है फैक्ट्री ओनर। दे कंट्रोल द कैपिटल और मनी एंड वर देयर फॉर कॉल्ड कैपिटलिस्ट। क्योंकि ये कैपिटल को कंट्रोल करते हैं, पैसे को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। ये रिच होते हैं और लग्जूरियस लाइफ को जीते हैं। वर्कर्स की अगर हम बात करें, दे वर्कड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। किसकी? कैपिटलिस्ट की। काय के लिए काम करते हैं भैया? मजदूरी के लिए। इनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, बामुश्किल ही अपने जीवन को जी पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार जो सैलरी, जो वेजेस इन्हें मिलते हैं वो इतने नहीं होते हैं कि एक अच्छी लाइफ को ये लोग बिता लें। तो कई बार इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। तो वर्कर्स वो हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। किन की फैक्ट्रीज़ में? कैपिटलिस्ट की फैक्ट्रीज़ में। किस लिए काम करते हैं? वेजेस के लिए काम करते हैं। इनका एक्सप्लॉयटेशन बड़ी मामूली सी बात है, इनका एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही रहा है और फ्यूचर में भी होता ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद किसी स्टार्टअप, किसी बिजनेस को स्टार्ट करो या जॉब भी करो तो इतनी हाई फाई कि वहाँ पर व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ठीक है, और ना ही आप किसी को एक्सप्लॉइट करो।
दे वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड फेस्ड मच डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग देमसेल्फ, बड़ा मुश्किल जीवन जी पाते हैं। चलो, एमरजेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। फैक्ट्रीज जो बनाई कैपिटलिस्ट ने, उनके अंदर लगाई बड़ी बड़ी मशीनें। अब वो लोग जो घर से काम कर रहे थे सिंपल मशीन्स को यूज़ करके, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ये बिग मशीन से बने प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करना। बेटा सच में आप अगर घर से काम कर रहे हो तो आप यूनिक प्रोडक्ट जरूर सोसाइटी को प्रोवाइड करा सकते हो, पर उस यूनिकनेस की डिमांड कितनी है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोग देख रहे हैं हमारी कांजीवरम साड़ी, हमारी बनारसी साड़ी, इनका मार्केट कहीं डिक्लाइन करता जा रहा है। क्यों डिक्लाइन करता जा रहा है? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। हम ऑल दो यूनिक है पर एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हर व्यक्ति, हर कॉमन पर्सन उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कॉमन, आज हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें कितने एलाइट, कितने रिच होंगे? 20%। बाकी के 80% कॉमन पीपल होते हैं। तो उन कॉमनर्स को देख के आपको सर्व करना पड़ेगा। तो जो बिग मशीन से बना प्रोडक्ट था बहुत ही रिफाइंड था, उससे हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने वाले लोग जो ऑनर्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे मार्केट में। इससे उन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और फैक्ट्रीज में जाके काम करने लग गए। मतलब लोग गांव से निकल के शहरों में जा रहे थे, सिटीज़ में जा रहे थे फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने लगे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ एमर्ज कर गई, ठीक है। जहाँ जहाँ फैक्ट्री थी आसपास लोग रहने लग गए और वैसे ही इंडस्ट्रियल टाउन बनने लग गए। मैनचेस्टर, लिवरपूल तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल टाउन थे जिनका एमरजेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में ही हुआ। किस किस का बेटा? मैनचेस्टर और लिवरपूल। ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म की हम बात करेंगे तो यूरोप पॉलिटिकली डोमिनेटेड द लेसर डेवलप्ड कंट्री इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। देखो एशिया में भी कॉलोनीज थी यूरोपियंस की, अफ्रीका में भी थी और अमेरिका में भी थी। और स्पेसिफिक बोलूँ तो एशिया में इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की कॉलोनी, अमेरिकाज में तो पूरी 13 कॉलोनीज इंग्लैंड ही कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो इंग्लैंड जो था बेटा वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहा था लेसर डेवलप्ड कंट्रीज को एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिकाज में। अब यहाँ पे मैंने इंग्लैंड का एग्जांपल दिया, पर ऐसा नहीं है कि इटली कहीं पीछे था या जर्मनी पीछे था या फ्रांस कहीं पीछे था। हर व्यक्ति लगा हुआ था कॉलोनीज बनाने के लिए। यूरोप politically dominated the lesser developed countries in Asia, Africa, Americas to sustain industrial revolution। ये जो कंट्रीज थी ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती थी यूरोप के। वो पहली कि ये लोग रॉ मटेरियल दे देती थी, दूसरी ये रेडी मार्केट मिलती थी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। देखो अगर आप एक लेस डेवलप्ड कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है उसमें डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है नहीं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया मतलब जो रॉ मटेरियल है वो एज इट इज़ है, उनका किसी ने यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो ये रॉ मटेरियल को ले जाते हैं इंग्लैंड, उससे बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट। अब इस फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ डंप करें? तो इन्हीं कंट्रीज में डंप कर दो, क्योंकि इनकी खुद की तो इंडस्ट्री है नहीं ना। तो इसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे महंगे दामों पे। तो ट्विन टास्क कर रही थी ये, ट्विन एडवांटेजेस दे रही थी ये लेस डेवलप्ड कंट्री जिनके ऊपर यूरोपियंस कंट्रोल कर रखे थे। फर्स्ट दे आर वर्किंग एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो, डू यू नो मैनचेस्टर को कॉटन पॉलिस भी कहा जाता था वर्ल्ड का? कॉटन पॉलिस ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? मैनचेस्टर को। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में ये सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन के एमर्ज हुआ इंटरनेशनली, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये नोन था। किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। पहला, इंडिया वॉज रिड्यूस टू मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हमने बताया ना कि भैया इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा था इंडिया को, और वो इंडिया को देखता था एज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाओ इंग्लैंड, उन पे थोड़ी प्रोसेसिंग करो, उन्हें महंगे दामों में वापस इंडिया को बेच दो। तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। रॉ मटेरियल हम बेचेंगे और फिनिश प्रोडक्ट मंगवाएंगे। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पीयरहेडेड बाय आर्टिशंस वाज क्रस्ड। देखो अब जो आर्टिशंस थे वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे चीप फैक्ट्री मेड क्लॉथ के साथ, तो अब इससे बात ही नहीं, तो इनकी दुकानदारी बंद करना ही था। अब बेटा मार्केट में कब तक स्टार्ट कर सकते हो? जब तक आप कॉम्पिटिटिव हो, है ना। आप जहाँ पर कॉम्पिट नहीं कर पाए आप मार्केट से आउट हो जाओगे।
अच्छा, दूसरी बात, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, पर वो भी किस हद तक भगवान जाने, है ना। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो एक ऐसी रेंज निकली थी जो बिल्कुल एलीट लोगों को सर्व करती थी, तो उसके कस्टमर जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत लिमिटेड होती है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर डिआर्बनाइजेशन होने लगा। देखो, पहले हमारे इंडिया में जैसे जैसे फैक्ट्रीज बनी, लोग सिटीज़ में काम करने गए, यहाँ से यहाँ काम करने आ गए। पर अब इन सिटीज़ में जो काम हो रहा था वो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा? क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे जो इंग्लैंड से आ रहा है। तो यहाँ के लोग वापस से अपने अपने गांव में चले गए। तो जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ था, वो डिआर्बनाइजेशन में बदल गया। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई। मुर्शिदाबाद, डेक्का, प्रेजेंट डे ढाका, सूरत, लखनऊ, मसूलीपट्टनम, ये डेजर्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिन्होंने इन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया था, मुर्शिदाबाद को, डेक्का को, सूरत को, लखनऊ को, मसूलीपट्टनम को, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया और ये डेजर्टेड टाउन बनकर रह गए। अब हम बात करेंगे इम्पेरियलिज्म की। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। अपने एरिया को बढ़ाना है, अपने लोगों के बेनिफिट को देखना है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने हमें मतलब नहीं है। इम्पेरियलिज्म स्टैंड्स फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीजिंग आवर ओन एरिया बाय डोमिनेटिंग अदर स्मॉल कंट्रीज। तो इम्पेरियलिज्म वो पॉलिसी है जिसमें आप अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल को एक्सटेंड करते हो, है ना। किसके ऊपर? वीक कंट्रीज के ऊपर। एक पावरफुल कंट्री अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंट्रोल को एक्सटेंड करेगी ओवर वीक कंट्रीज। जैसे इंग्लैंड उस टाइम में पावरफुल हो गया, इंडिया थोड़ा सा वीक पड़ गया, इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। फ्रेंच ने वियतनाम के ऊपर कंट्रोल किया। इम्पीरियलिज्म गेन मोमेंटम ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, वैसे वैसे इम्पीरियलिज्म ने मोमेंटम लिया। जो फैक्ट्रीज थी वो मास में गुड को प्रोड्यूस कर रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब इन्हें चाहिए थे मार्केट्स जहाँ पर ये गुड्स को सेल आउट कर सके। ठीक है, और एक ऐसी जगह भी चाहिए थी जहाँ से रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंग्लैंड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई। अब जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई, तो उसको क्या चाहिए? कॉटन। कॉटन कहाँ से लाना है? ये यार अमेरिका से लाओ, इंडिया से लाओ, कहीं से तो लाओ, पर लाओ। दे ऑल्सो नीडेड सोर्स वेयर दे कुड गेट चीप रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? इसीलिए इन्होंने कंट्रीज़ को कैप्चर करना चालू किया, एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में। ठीक है, उन कंट्रीज़ को जो मिलिटरली वीक थी पर नेचुरल रिसोर्सेज में रिच थी। अर्ली 20th सेंचुरी में होल नॉन इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। बेटा, 20th सेंचुरी की शुरुआत में, या हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड से ही लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज थी वो इंडस्ट्रियलाइज के हाथों में आ गई। अब वो इंडस्ट्रियलाइज नेशन कौन कौन थे जिन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया छोटी कंट्रीज पे? वो थे ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस। ठीक है, emerged as prominent colonial power. Belgium, France, Britain, Spain. जितनी पावरफुल कंट्री उतनी ही पावरफुल वो कॉलोनियल पावर। ठीक हुई ना बात? मतलब कॉलोनी सबसे ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे कि इम्पेरियलिज्म का राइज क्यों हुआ। पॉलिटिकल कॉजेज। जो वीकर नेशन थे उन्हें कॉलोनाइज कर लिया गया। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उनके ऊपर एक्सरसाइज करने लगे कॉलोनाइजर। ये जो कॉलोनीज थी ये स्टेटस सिंबल बन गई इम्पेरियलिस्ट नेशन के लिए। अब स्पेन ब्रिटेन के साथ कॉम्पीट कर रहा है, ब्रिटेन फ्रांस के साथ कॉम्पीट कर रहा है कि हु विल हैव मोर नंबर ऑफ कॉलोनीज। ठीक है, हु विल हैव रिसोर्स रिच कॉलोनीज। तो ये आपस में कॉम्पीट करने लगे। तो पहले तो पॉलिटिकल कॉजेस थे। अगर स्पेन ने इतनी कॉलोनीज बनाई तो इंग्लैंड सोच रहा मैं इससे ज़्यादा ही बनाऊंगा, फ्रांस सोच रहा मैं इन दोनों से ज़्यादा बनाऊंगा। इकॉनमिक कॉजेज़ की बात करें तो जो कॉलोनीज थी वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी। ठीक है, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों में। इवन मार्केट प्रोवाइड करती थी फिनिश गुड्स के लिए। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया तो यूरोपियंस अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को डंप करने लग गए एशिया में, अफ्रीकाज में, अमेरिकाज में। बाद में चीप लेबर भी इनसे लेने लग गए। कॉलोनी जिसको कॉलोनी बनाते उससे सस्ते दामों पे काम कराने लेते। और जो गरीब लोग होते वो इंडस्ट्रियल टाउन्स में जाते, सिटीज़ में जाते और वहाँ जाके फैक्ट्री वर्कर बन जाते हैं। नाउ मिलिट्री कॉजेज़। जो कॉलोनीज थी वो मिलिट्री बेसिस की तरह भी सर्विस प्रोवाइड करती थी कॉलोनाइज़र को। ठीक है, फॉर देयर नेवीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन।
बेटा वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, दोनों ही वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 में भी वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमारा इंडिया अंग्रेज़ों की साइड से लड़ा था। किसकी साइड से लड़ा था? अंग्रेज़ों की साइड से लड़ रहा था, क्योंकि हम कॉलोनी थे, वो हमारे कॉलोनाइज़र थे, वो हमें लड़वाते थे, बोलते थे हम आपको मिलिट्री में जॉब दे रहे हैं। हम गरीब लोग सोचते थे, ओह वाह, आर्मी नेवी में जॉब मिल रही है, चलो चलो करेंगे, और फिर हम उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते थे। जो नेवल वेसल्स थी कॉलोनाइजर्स की, वो डॉक्ड इन द हार्बर ऑफ द कॉलोनीज। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी हार्बर होंगे, पोर्ट्स होंगे, वहाँ पर इंग्लैंड अपने शिप्स को पार्क कर सकता था। अब सोशल कॉजेज़ की बात करें तो जो यूरोपियंस थे वो इस बात को मानते थे कि भाई हम बहुत सुपीरियर रेस हैं। वो अपने आप की ड्यूटी मानते थे कि हम हर उस कंट्री में जाएंगे जो अंडर डेवलप्ड होगी, अनसिविलाइज्ड होगी, वहाँ के लोगों को सिविलाइज बनाएंगे। तो कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, जो अपने नियम कायदे कानून कस्टम कल्चर के हिसाब से रहते हैं, वो सब गलत है। वी आर द सुपीरियर रेस, हम इनको बताएंगे कैसे रहना है। हमारे आधी जनता को पागल कर गई है इस नाम पे, सिविलाइज बनाने के नाम पे। इनके ओपिनियन में जो कॉलोनाइज पीपल थे वो अनसिविलाइज थे, उन्हें ज़रूरत थी मदद की, और इसी को ये कहते थे वाइट मैन सबॉर्डन। भाई हमारे ऊपर बोझ है कि हम आपको सिविलाइज कर दें, और बेचारों ने देखो हमें कितना सिविलाइज कर दिया। देन रिलीजियस कॉजेज, जो इम्पीरियलिज्म था उसका रिलीजियस धार्मिक कारण यही था बेटा कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए पूरे वर्ल्ड में। क्रिश्चियन मिशनरीज जहाँ पर भी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन ट्रेड करता, उसे कॉलोनी बनाता, वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज भी से पहुँच जाती और धर्म को फैलाने लगती अपने। और क्रिश्चियन मिशनरीज जाती, वहाँ कॉलोनियल पीपल को पढ़ाती लिखाती समझाती कि कन्वर्ट कर लो भैया अपने आप को क्रिश्चियनिटी में, बहुत फ़ायदा देंगे। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई, तो कॉलोनाइज़र की स्ट्रेंथ और बढ़ गई। ठीक है, इन्होंने क्विनेंस को डेवलप किया, जिससे कि ये ट्रॉपिकल डिसीज़ के अगेंस्ट में भी फाइट कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। स्टीम बोट आ गई, टेलीग्राफ आ गया, जिससे ये प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इम्पैक्ट कि इम्पीरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पीरियलिज्म का ये इम्पैक्ट हुआ कि हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। ग्लोबल जीडीपी में कहाँ अंग्रेज़ों के आने के पहले हम 1/4 लगभग क्या करते थे, देते थे। ये लोग जब हमें छोड़ के गए तो हम खुद ही बड़े इम्पोर्टर बन के रह गए थे। ठीक है, तो बर्बाद तो बहुत किया है इस इम्पीरियलिज्म ने हमको, और ना ही सिर्फ हमको बेटा, हर कंट्री की हालत ये ख़राब करके गए। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ कॉलोनीज़ का, वो बहुत सीवियर था। जो कॉलोनाइज़र थे उन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जिस भी कंट्री को कॉलोनाइज़ करते वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को पूरी तरह ख़त्म कर देते। अब कैसे ख़त्म किया, ये खुद बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोडक्ट बनाते, वो बेचारे हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते, छोटी मशीनों का यूज़ लेते, जो प्रोडक्ट बनता वो कंपटीशन एक दूसरे को दे ही नहीं पाता, एक बहुत अच्छा एक बहुत ख़राब या एवरेज। ये लोग मास प्रोडक्शन करते तो इनकी कॉस्ट कम होती, ये लोग इतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। बाद में सिर्फ इतना ही हो गया, इतने बड़े लेवल पे गुड प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसको इंडिया भेज देते, वियतनाम भेज देते, लाओस भेज देते, साउथ अफ्रीका भेज देते, अमेरिकाज भेज देती, काहे के लिए कि भैया कहीं तो ये डंप हो, और हमसे हमारा रॉ मटेरियल ले लेते। इतने जंगलों को इन अंग्रेज़ों ने काटा है ना, जब तक इन्होंने रूल किया हमारे इंडिया में, क्योंकि ये जंगलों को भी बेकार मानते थे कि अरे इससे क्या होगा, किसी काम के नहीं है, इनको काटो, यहाँ पर एग्रीकल्चर कराओ। अ केस इन पॉइंट वॉज बर्मा, प्रेजेंट डे जिसे म्यांमार कहा जाता है, जो ब्रिटिश, उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया बर्मा को, उनके रिसोर्सेज को। ठीक है, कि क्या ही बताए, बर्मा के मतलब म्यांमार के हर रॉ मटेरियल को यूज़ किया, और ख़ुद ही अपने आप को अंग्रेज़ों ने एक्सक्लूसिव राइट दे दिया कि बर्मा में तो ये प्रोडक्ट हम ही बेचेंगे, और खुद बेचने लग गए। एक और एग्जांपल है इंडिया, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रेटली सफ़र की बिकॉज ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, जो मेजर कॉलोनाइजर्स ने हमारे ऊपर लगाया उसकी वजह से जो प्रोडक्ट ये इंग्लैंड से इंडिया ले आए, इस वजह से हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई।
अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी बेटा अंग्रेज़ों ने हमें इतना परेशान किया ना, कभी हमसे इंडिगो ग्रो करवाए, नील ग्रो करवाया, कभी हमसे टी ग्रो करवाई, कभी कॉफ़ी ग्रो करवाई। बहुत ही पगले थे ये अंग्रेज। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जो कॉलोनाइज़र थे उन्होंने हमें फ़ोर्स किया कि भैया कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को ग्रो करो। क्यूबा को फ़ोर्स किया कि आप शुगर प्रोड्यूस करो, इंडिया को फ़ोर्स किया कि कैश क्रॉप ग्रो करो, क्योंकि कैश क्रॉप को इजीली हायर प्राइसेस में मार्केट में सोल्ड किया जा सकता था। सबसे ज़्यादा तो बर्बादी हमारी ज़मीन की हुई नील को ग्रो करने में, इंडिगो को ग्रो करने में। जो कॉलोनीज़ थी वो पॉलिटिकली सबड्यूड थी, उनकी खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। जो कॉलोनाइज़र थे वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में कभी भी कॉलोनियल मतलब जो लोग हैं उस कंट्री के हैं उनकी बातचीत सुनते ही नहीं थे, खुद जो डिसीज़न ले लिया वो ले लिया। समझ में आई? तो जो कॉलोनीज़ थी वो पॉलिटिकली सबड्यूड थी। जो कॉलोनाइज़र्स थे वर नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। देखो, जो भी दूसरी कंट्री को जो कि वीक है उसको कॉलोनी बनाएगा तो अपनी इच्छा चलाएगा, अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा। दे कुड इवन ऑक्यूपाई हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जितनी भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टेड थी वो खुद लेके रख लेते थे। जो कॉलोनाइजर था, द कॉलोनाइजर्स वर एट द मर्सी ऑफ कॉलोनाइजर्स। तो बेटा कॉलोनी बनाने वाले पे, उसकी दया पे जिंदा रहते थे कॉलोनी के लोग। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.